पतंगों की शौकीन चुड़ैल। अरे ये कैसा दिन है, सुबह से एक बार भी हवा नहीं चली है। मेरा मन कितना कर रहा है कि मैं पतंग उड़ाऊं, लेकिन अगर हवा ही नहीं होगी तो मैं पतंग कैसे उड़ाऊंगा। अरे भाई, पतंग उड़ाने के लिए हवा की नहीं टैलेंट की जरूरत होती है। अभी देखो मैं तुम्हें पतंग कैसे उड़ाकर दिखाता हूँ। हरिया इतना कहते ही पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसकी पतंग आसमान में बहुत ऊपर उड़ने लगती है, जिसे देख केशव हरिया से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी पतंग तो आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ रही है। काश ऐसी पतंग उड़ानी मुझे भी आती। अरे मैं पतंगों का तो बहुत बड़ा शौकीन हूँ, बचपन से यही काम तो मैंने किया है। अब देखना मैं दूसरों की पतंग कैसे काटूंगा। ऐसा कहकर हरिया पतंग काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी पतंग खुद ही कट जाती है, जिसे देखकर केशव और हरिया दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तभी केशव कहता है, अरे हरिया भैया, देखो तुम्हारी पतंग कट गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पतंग तो सबसे अलग थी और मेरी पतंग के पास तो कोई पतंग भी नहीं थी। तभी आसमान में काले रंग की एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर एक चुड़ैल का मुंह बना होता है। चुड़ैल के मुंह से आवाज आती है, मेरी पतंग के आगे यहाँ किसी की भी पतंग ऊपर नहीं उड़ेगी। तभी अचानक से पतंग गायब हो जाती है और धीरे धीरे आसमान में जितनी भी ऊंचाई पर पतंगें उड़ रही थीं, चुड़ैल की पतंग उन सभी को काट देती है। जिसके बाद एक छत पर से चुड़ैल अपनी पतंग को उड़ाते हुए गांव के लोगों को दिखाई पड़ती है। अरे मेरे सामने तुम लोगों की पतंग कहाँ टिक पाएगी? इस पूरे गांव में मेरी जैसी पतंग कोई नहीं उड़ा सकता। मैं हूँ पतंग की शौकीन चुड़ैल, किसी को टिकने नहीं दूंगी। गांव के सभी लोग चुड़ैल को एक छत से पतंग उड़ाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद पूरे गांव में चुड़ैल का हाहाकार फैल जाता है और गांव के चारों कोनों में केवल चुड़ैल की ही बातें चल रही होती हैं। अरे भैया, तुम्हें क्या बताएं, हमारे गांव में तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो चुड़ैल पतंग की इतनी शौकीन है कि सबकी पतंग काट देती है। आसमान में केवल उसकी भूतिया पतंग ही दिखाई देती है। अरे हाँ हाँ, सही कहा तुमने, मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। लेकिन वो चुड़ैल आई कहाँ से और हमारे गांव में कर क्या रही है? तभी वहाँ हरिया सिर खुजाता हुआ पहुंच जाता है, जिसे देखकर रामू और नंदू उससे कहते हैं, अरे हरिया भैया, कहाँ से दौड़े चले आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों टपक रहा है भाई? अरे कहीं इन्होंने भी तो पतंग की शौकीन चुड़ैल को नहीं देख लिया? उन दोनों की बात सुनकर हरिया उनसे पूछता है, अरे अरे, ये पतंग की शौकीन चुड़ैल कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? तभी नंदू और रामू हरिया को गांव की पतंग की शौकीन चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर हरिया उन दोनों से कहता है, ये क्या, मेरे होते हुए इस गांव में दूसरा पतंग का शौकीन कैसे हो सकता है? इस चुड़ैल की बच्ची को तो मैं देख लूंगा। इसका मतलब ये सब चुड़ैल ने ही किया था। चुड़ैल से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो हरिया भाई साहब, भला तुम कहाँ चुड़ैल के सामने टिक पाओगे? वो एक चुड़ैल है और ऊपर से पतंग की शौकीन भी है, लेकिन तुम तो मामूली से आदमी हो, तुम कहाँ चुड़ैल का मुकाबला कर सकते हो? अरे अरे, तुम इन्हें ललकार रहे हो। हरिया भैया को तुम जानते नहीं हो कि हर साल पतंग के कंपटीशन में हरिया भैया ही जीता करते हैं। अरे मैं सब जानता हूँ, लेकिन चुड़ैल के आगे कोई नहीं जीत सकता। चुड़ैल के अंदर कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, क्या तुम लोगों को नहीं पता? अब तो चाहे कचू हो जाए, मैं चुड़ैल को हरा कर ही रहूंगा। हरिया रोज रोज अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पतंग की शौकीन चुड़ैल बार बार उसकी पतंग काट देती है, जिसकी वजह से हरिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। जब जब हरिया की पतंग कटती, तब तब हरिया को चुड़ैल एक छत पर से पतंग उड़ाते हुए दिखाई देती। इस बार जैसे ही हरिया की पतंग कटती है, हरिया चुड़ैल को देखते ही उसे ललकारना शुरू कर देता है। अरे अरे चुड़ैल की अम्मा, अगर तुझे पतंग उड़ाने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, मुझसे कंपटीशन लगा ले। अगर तू जीत गई तो मैं जिंदगी में कभी भी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन तू हार गई तो तुझे ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। गायब होने से पहले चुड़ैल हरिया की बात सुन लेती है, जिसके बाद चुड़ैल हरिया से कहती है, तू मुझसे कंपटीशन लगाएगा? क्या तुझे नहीं पता कि मैं पहले ही पतंग कंपटीशन में 100 मेडल ला चुकी हूँ? लेकिन कोई नहीं, तुझे हराकर मुझे बहुत मजा आएगा। कल ही हमारे गांव में हम लोग पतंगबाजी का कंपटीशन रखेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा
कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा पतंग का शौकीन कौन है। मुझे सब मंजूर है, तुम बस कल हारने की तैयारी कर लो। कल तो मैं ही जीतूंगी। मेरे अलावा इस गांव में कोई भी पतंगबाजी का शौकीन नहीं हो सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग चुड़ैल और हरिया की पतंग कंपटीशन का इंतजार करते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग पतंग कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद एक तरफ एक छत पर हरिया खड़ा होता है, दूसरी तरफ चुड़ैल अपनी भूतिया पतंग के साथ खड़ी होती है। तभी गांव का एक छोटा सा बच्चा एक सीटी बजाता है, जिसके बाद दोनों अपनी पतंगों को उड़ाना शुरू करते हैं। आज तो मैं ही जीतूंगा और तुझे इस गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। बिल्ली के सामने चूहा आखिर जीत कैसे सकता है? आखिर मैं बिल्ली चूहे को खा ही जाऊंगी। देखते ही देखते हरिया और चुड़ैल दोनों ही आसमान में पतंग को उड़ाने लगते हैं। दोनों की पतंग आसमान में ऊंचाई को छूने लगती है। तभी चुड़ैल अपने मन ही मन सोचती है, अगर ये जीत गया तो मुझे इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे इसकी पतंग को काट देना चाहिए। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपनी भूतिया पतंग से हरिया की पतंग को काटने ही वाली थी। जैसे ही चुड़ैल की पतंग हरिया की पतंग से जाकर टकराती है, वैसे ही उसकी पतंग अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल भी अपने आप जलने लगती है और जलते हुए चुड़ैल कहती है, ये क्या, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे धोखे से मारा है। मैं दोबारा जरूर आऊंगी और इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही तो मैं चाहता था चुड़ैल। मैं पहले ही अघोरी बाबा के पास जाकर उनकी भभूति अपने पतंग पर लगवा कर लाया था, ताकि जैसे ही तू मेरी पतंग काटने की कोशिश करे तेरा सर्वनाश हो जाए। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी हरिया कंपटीशन में विजेता होता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने वाली चुड़ैल। सीतापुर गांव में लोग चुड़ैल के खौफ से काफी डरे सहमे रहते थे। दरअसल इस गांव में एक ऐसी चुड़ैल थी जो छोटे बच्चों को उठाकर स्कूल ले जाया करती थी। पर आखिर वो ऐसा क्यों करती थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। छोटी सी प्रिया अपनी माँ के साथ कपड़े धुलवा रही थी। माँ देखो, मैं सही से साबुन तो लगा रही हूँ ना, ये कपड़ा धुल गया ना, देखो। अरे प्रिया बेटा, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम बहुत छोटी हो मेरे साथ कपड़े धुलवाने के लिए। मत धुलवाओ, मैं धो लूंगी अपने आप। तुम बीमार पड़ गई तो? अरे माँ धोने दो ना, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ। अच्छा ठीक है, धो ले। दोनों माँ बेटी बड़े प्यार से कपड़े धो रही थी कि अचानक से मौसम का रुख बदल जाता है। तेज आंधी बवंडर के साथ एक डरावनी चुड़ैल आती है जो कांता को हवा में उठाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी बच्ची से काम करवाने की? उसको पढ़ाना तो दूर, तुम उससे कपड़े धुलवा रही हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो चुड़ैल। देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बेटी मेरे साथ खुद धुलवा रही थी। तुम गांव वाले लोग अपनी बेटी को ना तो खुद पढ़ाते हैं ना उसे कुछ अच्छा करवाते हैं। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। ये बोलकर चुड़ैल उस औरत को हवा में काफी बार पटकती है, जिससे उसके सिर पर थोड़ी चोट लग जाती है। तभी प्रिया रोते हुए कहती है, चुड़ैल आंटी, आप मेरी माँ को ऐसे मत मारो। मैं खुद उनके साथ कपड़े धो रही थी, मुझको अच्छा लगता है। मेरी माँ को छोड़ दो आप। अच्छा, तो तुम्हें ही पढ़ने का मन नहीं करता, इसीलिए घर के काम करवाती हो ना। आओ, अब मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगी। जो भी बच्चा नहीं पढ़ेगा उसे मैं स्कूल छोड़ कर आऊंगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल प्रिया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती स्कूल ले जाती है। अरे अरे, तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? इस समय कौन सा स्कूल है? मेरे राज में स्कूल 24 घंटे खुला रहता है। मैं बच्चों को कभी भी स्कूल ले जाऊंगी। माँ मुझे स्कूल नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? स्कूल तो जाना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने जाऊंगी। ये बोलते ही चुड़ैल प्रिया को लेकर स्कूल छोड़ने चली जाती है और कहती है, याद रखना, तुम ऐसे स्कूल से नहीं भाग सकती। अगर पढ़ाई नहीं की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें स्कूल में रखूंगी। हाँ ठीक है आंटी, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। तुम यहाँ अच्छे से पढ़ो,
मैं और बच्चों को लेकर आती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल गांव में बच्चों को तलाशने लगती है। तभी एक किशु नाम के लड़के के घर पहुंचती है, जो अपने घर के बाहर गिल्ली डंडा खेल रहा था। चुड़ैल उसके पास जाती है। किशु उसकी डरावनी शक्ल देखकर डर जाता है। चुड़ैल आंटी, भागो! अरे ऐसे भाग कर छुपने कहाँ जा रहा है? रुक। चुड़ैल आंटी, मुझे छोड़ दो, मेरे को जाने दो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? हाँ, स्कूल तो जाता नहीं है तू? दिन भर बस गिल्ली डंडा खिलवा लो। बता, कितनी देर से गिल्ली डंडा खेल रहा है? मैं दोपहर से गिल्ली डंडा खेल रहा था। तुम्हें पता भी है पढ़ना कितना जरूरी होता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस खेलना होता है। आज के बाद तू गिल्ली डंडा कभी नहीं खेलेगा। चल स्कूल मेरे साथ। मम्मी बचाओ, चुड़ैल आंटी मुझे स्कूल ले जा रही है। कौशल्या अपने बेटे की रोती आवाज सुनकर घर से बाहर आती है और चुड़ैल को देखकर डर जाती है और कहती है, अरे मेरे जिगर के टुकड़े, क्या हुआ? ये क्या, तुझे चुड़ैल ने पकड़ा? अरे मेरे बेटे को कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो उसे। लगता है तुमने ही अपने बेटे को ज्यादा बिगाड़ रखा है। कुछ कहती नहीं हो ना? अब मैं इसको पकड़कर स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। पढ़ता लिखता तो है नहीं है ये। क्या? स्कूल? चुड़ैल जी, आप इसको स्कूल ले जा रही हो? ठीक है, ले जाओ, ले जाओ। ये नालायक हो गया है, बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार स्कूल भेजा, लेकिन वापस आ गया। अच्छा है, अब आपके खौफ से तो पढ़ेगा ही। हाँ, अब से ये रोज स्कूल जाएगा और मैं इसे छोड़ने जाऊंगी। मम्मी आप क्या बोल रही हो? चुड़ैल आंटी मुझे ले जा रही हैं। चुप रहे नासपीटे, बुड़बक कहीं के। चुड़ैल जी, आप यही रहिए, मैं इसका बैग लेकर आती हूँ। ये कहकर कौशल्या किशु का बैग लेकर चुड़ैल को दे देती है और चुड़ैल उसे हवा में लेकर स्कूल छोड़ने चली जाती है। इसी तरह चुड़ैल गांव में काफी बच्चों को उठाकर उन्हें स्कूल में छोड़ देती है। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आधी रात में टीचर को भी नींद से उठाकर स्कूल में ले जाती है और कहती है, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी स्कूल से भागा तो उसे धूप में पेड़ से उल्टा लटका दिया जाएगा। यहाँ पर खेलना भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, चुड़ैल आंटी, हम समझ गए। और हाँ, तुम्हें बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ाना है। अगर इन बच्चों ने कुछ नहीं सीखा तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हें सिखा दूंगी। समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। वक्त बीतता है। चुड़ैल के खौफ से सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। साथ ही चुड़ैल बीच बीच में बच्चों के पास आकर उनका टेस्ट लेती थी। जिस बच्चे के कम मार्क्स आते थे उन्हें वो खुद सजा देती थी, लेकिन अच्छे मार्क्स आने पर तोहफा भी देती थी। स्कूल में प्रिंसिपल बैठा रहता था और फीस न लाने पर बच्चों को मारता था। इसी वजह से चुड़ैल उस प्रिंसिपल को जमीन पर पटक पटक कर सबक सिखाती है और कहती है, अगर आइंदा से तूने कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनसे फीस मांगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा बुड्ढे? उसके लिए तुझे पंचायत पैसा देती है, समझा? अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अरे मुझे छोड़ दो। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर गांव से बच्चों को उठाकर स्कूल छोड़ने जाती है। तभी एक दिन वो टीचर चुड़ैल से कहती है, देखो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम बच्चों को इस तरह स्कूल में उठाकर क्यों लाती हो? वजह क्या है? ये सब करने की मेरी बहुत बड़ी वजह है। कुछ सालों पहले की बात है। गांव के सरपंच ने धोखाधड़ी से मेरा घर अपने नाम करा लिया था। उस वक्त मुझे समझ आया कि अगर मैंने पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद मेरे पति ने जैसे तैसे पैसे कमाकर घर चलाया। फिर मेरा बेटा शिवम जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने उसका दाखिला गांव के स्कूल में कराने का सोचा, लेकिन पंचायत लोगों ने हमें भी स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया। मैंने तब भी हार नहीं मानी। शिवम बेटा, तुझे कोई भी कुछ भी कहे तो स्कूल जाकर पढ़। ठीक है माँ, मैं पढ़ूंगा। तुझे पता है ना, पढ़ने से हमारी बुद्धि कितनी बढ़ती है और ना कोई हमसे धोखाधड़ी कर पाता है। तेरे पापा वाली बात तो तुझे बताई थी ना मैंने, इसीलिए तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ माँ, बाय बाय।
ये बोलकर शिवम पढ़ने चला जाता है, लेकिन छुपकर पढ़ने से सरपंच और प्रिंसिपल लोग उसे बहुत मारते हैं। धक्का देने पर शिवम एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मोहिनी बावली हो जाती है। मोहिनी सरपंच और प्रिंसिपल को गांव वालों के सामने बहुत कुछ कहती है। इसी वजह से वो दोनों उसे मार डालते हैं। मैंने और मेरे बच्चे ने पढ़ने के लिए अपनी जान दे दी, सिर्फ इसीलिए कि ये बड़े लोग हमसे धोखाधड़ी करते हैं। पढ़ाई हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है ये तो आपने जान ही लिया होगा। इसीलिए मैं बच्चों को पढ़ने के लिए इतना फोर्स करती हूँ। मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाई, लेकिन इन बच्चों को पढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब समझ आया बच्चों को क्यों स्कूल छोड़ने आती थी आप। चुड़ैल आंटी, अब आप चिंता मत कीजिए, हम सब खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। बिल्कुल फागुनी जी, मैं ये जिम्मेदारी आप पर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। इसी के साथ स्कूल छोड़ने वाली चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है। ट्रेन पर भूतिया बच्चों का आतंक। अरे करिश्मा, जल्दी से ट्रेन में चढ़ जा, नहीं तो अंदर हमें सीट नहीं मिलेगी। अरे पिताजी, चिंता क्यों करते हो? हमारे पास हमारे खुद की रिजर्व सीट है, हम अपनी सीट पर से लोगों को उठा देंगे। करिश्मा अपने पिता मनोहर के साथ ट्रेन में चढ़ जाती है। वो ट्रेन जोधपुर से कांचीपुरम जा रही थी। करिश्मा अपने पिता के साथ अपनी सीटों पर बैठ जाती है, जिसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं, अरे तेरी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत फायदा तो हो रहा है, कम से कम तुझे इन सब बातों का ज्ञान तो आ गया। अरे हमारे जैसे अनपढ़ लोग तो टिकट कराने के बाद भी पूरे सफर खड़े होकर जाते हैं। अरे पिताजी, जब हमारे पास टिकट है तो हम खड़े होकर क्यों जाएंगे? हमने पैसे दिए हैं, हम अपनी सीट पर बैठकर ही जाएंगे। वो दोनों आराम से ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। ट्रेन के चारों तरफ हलचल मची रहती है। कोई लीड लगाकर गाने सुनता है, तो कोई खाना खा रहा होता है, तो कोई अपनी सीट पर पैर पसार कर सो रहा होता है। तभी ट्रेन को एक जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से मनोहर का चश्मा नीचे गिर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुनसान जंगल के बीचों बीच ट्रेन को रोकने का क्या मतलब है? ऊपर से अचानक ये झटका, अरे मेरा चश्मा भी कहीं गिर गया है। अरे बेटी करिश्मा, जरा मेरा चश्मा तो उठा कर देना। ये लो पिताजी, आपका चश्मा। लगता है ट्रेन में कोई खराबी हो गई है, मैं जरा अभी पता करके आती हूँ। करिश्मा ये पता करने के लिए उठ ही रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ, यह सही वक्त नहीं है यहाँ से उठने का। अरे अम्मा, आप इतनी घबराई हुई डरी हुई क्यों हो? चिंता मत करो, मैं अभी पता लगा कर आती हूँ कि आखिर ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी है। मत जाओ, मत जाओ बेटा, मत जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, इसी में सबकी भलाई है। उस बूढ़ी औरत के रोकने पर भी करिश्मा नहीं रुकती, जिसके बाद वो ड्राइवर की सीट तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो ड्राइवर के कैबिन का दरवाजा खोलती है, उसे वहां ड्राइवर दिखाई नहीं देता। अरे ड्राइवर कहाँ गायब हो गया? भला इतनी रात को ट्रेन को इस तरह छोड़कर गायब होने का क्या मतलब है? करिश्मा उसी समय ड्राइवर के कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ चारों ओर देखती है, लेकिन उसे ड्राइवर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। जिसके बाद वो चुपचाप आकर अपने पिताजी के पास बैठ जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत करिश्मा से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब कोई नहीं बचेगा। हाँ, वो अंदर आ रहे हैं, वो सबको मार देंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। जब करिश्मा उस बूढ़ी औरत को बड़बड़ाते हुए देखती है, तो वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तभी अचानक से ट्रेन के अंदर बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ बच्चों के रोने की आवाज क्यों आ रही है? शायद किसी के बच्चे रो रहे होंगे पिताजी। वो आ गए, वो आ गए, अपनी अपनी जान तो बचा कर भागो, अब वो बच्चे किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बस कीजिए, आप ऐसी बातें करेंगी तो लोगों को डर लगेगा। आप ऐसी बातें करके लोगों को डरा रही हो। तभी एक आदमी डरा हुआ और सहमा सा भागते हुए आता है।
अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अरे भूतिया बच्चों ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। उस आदमी की बात सुनने के बाद सभी लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी करिश्मा उस बूढ़ी औरत से पूछती है, अम्मा ये सब क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? ये सब तुम्हारी करनी का नतीजा है। मैंने तुम्हें कहा था शांति से बैठ जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी गलती की सजा हम सभी को मिलेगी। आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं किसी की जान खतरे में क्यों डालूंगी? और मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिससे हम सबको जान पर हमारी बनाए? ये कुछ समय पहले की बात है। एक दिन स्कूल के तरफ से बच्चे ट्रिप पे जा रहे थे। चलो बच्चों, जल्दी से लाइन बनाकर ट्रेन में चढ़ जाओ। आज हम सभी बाहर घूमने जा रहे हैं। चलो बच्चों, जल्दी से लाइन बनाकर ट्रेन में चढ़ जाओ। आज हम सभी बाहर घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ, हम सभी पहली बार स्कूल से बाहर घूमने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। टीचर के साथ सभी बच्चे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है। सभी खुशी से बच्चे मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन उस दिन उस दुर्घटना में उन मासूम बच्चों की जान चली गई। कैसी दुर्घटना? आखिर उन बच्चों के साथ क्या हुआ था? उस दिन जब ट्रेन इस रास्ते से गुजर रही थी तो उस ट्रैक मैन ने गलती से पटरी की दिशा बदल दी, जिसकी वजह से ट्रेन दूसरी पटरी पर चलने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसी पटरी से एक और ट्रेन आ गई और दोनों ट्रेन की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के दौरान ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी बच्चे मर गए। वो बच्चे मासूम थे। उन्हें दुनिया को देखने की जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से उन सभी बच्चों के आत्मा को शांति नहीं मिली और वो सभी बच्चे भूतिया बच्चे बनकर इस पटरी पर आने वाली हर एक ट्रेन को कुछ समय के लिए रोक लेते हैं। अगर कोई ट्रेन से बाहर आता है तो ये भूतिया बच्चे ट्रेन के ऊपर अपना आतंक मचा देते हैं। हे भगवान, क्या इसका मतलब वो सभी भूतिया बच्चे हम सभी को मार देंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। अब वो भूतिया बच्चे हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो सबको मार देंगे। अपनी जान प्यारी है तो अपने बाबा को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी जान से चली जाओगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा अपने पिता मनोहर को किसी तरह ट्रेन से बाहर निकाल देती है। लेकिन अभी भी ट्रेन के अंदर कई लोग रह चुके थे, जिनकी मदद करने के लिए करिश्मा अंदर पहुंच जाती है और फंसे हुए लोगों को ट्रेन से बाहर निकालने लगती है। जल्दी चलो, यहाँ से निकलने की कोशिश करो। देखो, वो भूतिया बच्चे धीरे धीरे सभी ट्रेन के डिब्बों में पहुंच चुके हैं और कुछ तो यहाँ पर भी आ रहे हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी एक भूतिया बच्चा एक औरत को दबोच लेता है और उसे मार देता है, जिसके बाद सभी भूतिया बच्चे करिश्मा की तरफ आने लगते हैं। हे भगवान, ये भूतिया बच्चे तो मेरी तरफ ही भागते हुए आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तभी करिश्मा को एक सुझाव आता है, जिसके बाद करिश्मा किसी तरह से खिड़की को तोड़कर खिड़की से नीचे कूद जाती है और वो ट्रेन के इंजन की तरफ पहुंच जाती है, जहां उसे ट्रेन का पेट्रोल मिल जाता है। करिश्मा तुरंत उस पेट्रोल को ट्रेन से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। जिसके बाद करिश्मा एक मोटा सा पत्थर उठाकर पेट्रोल टैंक पर मार देती है। तभी सारा पेट्रोल बाहर निकलने लगता है, जिसके बाद करिश्मा दो छोटे पत्थरों को उठाकर उनसे चिंगारी निकालने की कोशिश करती है। हे भगवान, मेरी मदद कर। आज अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो शायद मेरी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी। करिश्मा उन दोनों पत्थरों को रगड़ने लगती है, जिसके बाद अचानक से उस पत्थर के अंदर से चिंगारी निकलती है, जिसकी मदद से पेट्रोल में आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरी ट्रेन आग में जलने लगती है, जिसके साथ साथ वो भूतिया बच्चे भी ट्रेन की आग में जलने लगते हैं।
इन भूतिया बच्चों को ट्रेन के साथ जलाने में ही भलाई थी, वरना कभी भी इन भूतिया बच्चों को मुक्ति नहीं मिल पाती। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर करिश्मा सभी पैसेंजर्स और अपने पिता मनोहर को वहां से ले जाती है। अगले दिन करिश्मा की खबर चारों तरफ न्यूज में फैल जाती है। उस दिन के बाद से उस जगह कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। सभी लोग बिना किसी डर के उस रास्ते से सफर करने लगते हैं। चुड़ैल की लाडली बहू रानी। यशोदा को हमेशा से बेटी की चाहत थी, लेकिन फिर उसके इकलौते बेटे साहिल से श्रद्धा का विवाह हो जाता है। विदाई के वक्त यशोदा अपने पिता से गले लगकर रोती है। अरे बस बेटा, अब और मत रो। मैं जानता हूं यशोदा जी तुझे अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेंगी। सुरेश जी, आपको अपनी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से ये मेरी बेटी है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। श्रद्धा की विदाई हो जाती है। फिर यशोदा अपने बहू बेटे को घर लाकर उनका गृह प्रवेश करती है। श्रद्धा उसके पैर छूती है तो कहती है, ना 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 श्रद्धा बेटी, मैंने तुझे दिल से बेटी माना है, इसीलिए मेरे पैर मत छुओ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया मम्मी जी। जाओ, तुम दोनों थक गए होगे ना, आराम कर लो। ये सुनकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन श्रद्धा एक संस्कारी बहू की तरह पूजा पाठ करके खाना बनाने जाती है, तो उसकी सास पहले से ही खाना बना रही थी। तभी श्रद्धा कहती है, मम्मी जी आप यहाँ, मैं बना देती ना खाना, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों बनाएगी खाना? सिर्फ इसीलिए कि तेरी शादी हुई है तो बाकी बहू की तरह तू भी खाना बनाएगी? तू भूल गई है कि तू मेरी बेटी है। कितनी बार समझाऊं तुझे, काम करेंगे तो मिल बांट कर करेंगे, समझी? थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। माँ जी, मीठा मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहती हूँ आपको। ठीक है, बना दे, इसके लिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जरा मैं भी तो अपनी बेटी के हाथ का चखूं। ये बोलकर दोनों एक साथ खाना बनाते हैं। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी यशोदा बहू के हाथ का हलवा खाकर कहती है, वाह मेरी लाडली बहू, तूने तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। हाँ श्रद्धा, ऐसा हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया मम्मी जी और साहिल जी। और दूं आपको? हाँ बेटा, और ये लो, आज से ये हार तुम्हारा। पर मम्मी जी, ये तो आपका है। तू मेरी बेटी भी तो है ना, इधर आ। यशोदा की बात सुनकर वो उसके पास आती है तो श्रद्धा उसके माथे पर माँ की पुचकार देती है। तभी साहिल ऑफिस चला जाता है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे श्रद्धा घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। एक दिन खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है। तभी यशोदा दवाई लगाते हुए उसे डांटती है। श्रद्धा बेटा, ये क्या किया तूने? आराम से करना था काम, हाथ जला लिया ना। अब थोड़े दिन तक तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान हो रही हैं खामका। थप्पड़ मारूंगी खींचकर। आज के बाद दोबारा कहा तो। तू बेटी है मेरी, चुपचाप बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये कहते ही यशोदा उसके लिए खाना लेकर आती है और अपने हाथ से खिलाती है तो श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे ज्यादा डांट दिया क्या? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने इस तरीके से डांटा और केयर की तो आंसू आ गए। कभी इतना प्यार मिला नहीं माँ का। वो होती तो ऐसे ही करती। बेटा अब से मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है, इसलिए जब भी तेरा मन करे तो मेरी गोद में आकर सर रख लेना। मम्मी जी, ये कहकर आपने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। ये कहते ही श्रद्धा उसकी गोद में सिर रखती है। ऐसे ही एक दिन दोनों मार्केट जा रहे थे। तभी एक गाड़ी वाला श्रद्धा की ओर आता है और यशोदा उसको हटाकर खुद अपनी जान दे देती है। इस हादसे से श्रद्धा और साहिल टूट जाते हैं। यशोदा की तस्वीर हाथ में लेकर श्रद्धा रोती हुई कहती है, मम्मी जी, क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई? लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार था ही नहीं। क्यों भगवान जी, आपने मेरी मम्मी जी को भी मुझसे छीन लिया?
अब मैं किसकी गोद में सर रखा करूंगी? छुओ मत मेरी मम्मी की तस्वीर को, तुम्हारी वजह से आज उनकी जान चली गई। अगर मम्मी तुम्हें बचाती ही नहीं तो आज मेरे पास होती। नहीं नहीं साहिल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी मम्मी जी के साथ ऐसा हो। मुझे पता होता तो मैं मम्मी जी को बचाकर अपनी जान दे देती। तुम तो रहने दो श्रद्धा, मेरे पास ही मत आओ। हफ्ते बीत जाते हैं। यशोदा के जाने से दोनों के बीच मनमुटाव आ जाता है। साहिल ठीक से बात नहीं करता था। वहीं श्रद्धा भी यशोदा को याद करके रोती रहती थी। एक दिन वो स्टूल पर चढ़कर रसोई में डिब्बा उतार रही थी कि गिर जाती है। तभी अचानक से वो हवा में थम जाती है और कहती है, ये मैं हवा में कैसे लटकी हूँ? कैसे बच गई मैं? उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सास यशोदा थी, जो चुड़ैल बनकर वापस आ गई थी। अच्छा हुआ जो मैंने श्रद्धा को बचा लिया, वरना मेरी फूल जैसी बच्ची के लग जाती। मुझे कितना याद करके रो रही है। साहिल जी आते होंगे। मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। पहले उनके लिए कुर्ता निकाल कर रख देती हूँ, आकर पहन लेंगे। श्रद्धा ये बोलकर रूम में जाकर साहिल के लिए कुर्ता निकाल देती है। इतने में यशोदा उसके लिए खाना बना देती है और जब श्रद्धा रसोई में आती है तो बना हुआ खाना देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये खाना कैसे बन गया इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। दोनों बैठकर जब खाना खाते हैं तो खाने के स्वाद में श्रद्धा को यशोदा के हाथ का स्वाद आता है। ये खाने का स्वाद तो माँ जी के हाथों का लग रहा है। आज तुमने खाना बिल्कुल माँ के जैसा बनाया है, शुक्रिया। अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये खाना मैंने बनाया ही नहीं है। पर चलो अच्छी बात है, उन्होंने मुझसे आज बात तो की। मेरा इतना करने से दोनों के बीच बात तो हुई, लेकिन अभी और कुछ करना पड़ेगा। मेरी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव जो आ गया है। सुबह सामान लाते वक्त बारिश में वो भीग जाती है, जिससे उसे बुखार और जुकाम हो जाता है और थककर वो सो जाती है। श्रद्धा जब उठने की कोशिश करती है तो उसे उठा नहीं जाता और वो गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरा बदन क्यों टूट रहा है? मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। उनके लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं। हाय, मेरी बच्ची को बुखार आ गया है। जल्दी से सारा काम मैं ही कर देती हूँ। चुड़ैल ये बोलते ही घर का सारा काम A to Z सब कर देती है। श्रद्धा उठकर बाहर आती है तो उसे सारे कपड़े धुले हुए, खाना, सफाई सब करा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या? कपड़े तो धुलकर सूख गए, खाना बन गया, घर साफ हो गया। ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर चकरा रहा है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी साहिल आकर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। श्रद्धा तुम्हें क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। बहू श्रद्धा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये बोलते ही उसके माथे पर वो पट्टी करता है। कुछ देर बाद उसका बुखार उतर जाता है और वो होश में आ जाती है। तुम पागल हो श्रद्धा, तुम्हें पता नहीं कितना डर गया था मैं। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ज्यादा नाराज हो गया था। मैं खाना बनाकर आता हूँ। कहीं मत जाइए, खाना बन चुका है। पर किसने बनाया? तुम्हारी तबीयत खराब है। मम्मी जी ने ही बनाया खाना। अब तो आप मेरे सामने आ जाइए मम्मी जी। मुझे पता है ये सारा काम आपने किया है और मुझे बचाया भी आपने ही था। श्रद्धा की बात सुनकर वो उसके सामने आ जाती है। माँ? हाँ बेटा, मैं। पर श्रद्धा, तुझे पता कैसे चला? पता तो मुझे आपका हाथ का खाना खाने से ही चल गया था और फिर ये सारा काम किया। मुझे महसूस हो रहा था कि जरूर आप ही मेरे आसपास हैं। क्या करूं? तू इतना रोती थी तो मुझे आना ही पड़ा। तेरी ममता मुझे खींच लाई। वो दोनों उसके गले लग जाते हैं। इस तरह यशोदा मरने के बाद भी अपने बच्चों के साथ हमेशा यूं ही रहती है और उसकी लाडली बहू लाडली बेटी बन जाती है। एक अनाथ आश्रम में 10 साल का लड़का रात में रोते हुए कपड़े धो रहा था। बेचारे ने जैसे तैसे कपड़े धोकर रस्सी पर सुखाए थे कि रस्सी टूट पड़ी और सारे कपड़े गंदे हो गए। ये देखकर इस आश्रम का मालिक सहवाग उसे डांटते हुए कहता है, अरे ये क्या नालायक, तुझसे अभी तक कपड़े नहीं धुले, ऊपर से और गंदे कर दिए। बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे खाना बिल्कुल नहीं दूंगा। चाचा, मैंने कपड़े धो दिए थे, गलती से गिर गया, रस्सी ढीली थी। पहले चाचा मुझे खाना दे दो।
बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं, आज ऐसे ही भूखा तड़प तू, कोई खाना नहीं मिलेगा और निकल जा मेरे आश्रम से। चाचा ऐसा मत करो, चाचा आपका कहा सारा काम किया है मैंने सुबह से, कुछ तो खाने को दे दो, कल भी आपने मुझे खाना नहीं दिया। सुबोध उसके बहुत हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन सहवाग उसे चांटा मारकर निकाल देता है, जिसके बाद वो रोते रोते भटकते हुए एक खाली पार्क में आ जाता है। माँ, बाबा, काश आप मेरे पास होते, पर मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं भी या नहीं। अगर होते तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। भगवान जी कुछ करो, बहुत भूख लग रही है। सुबोध बहुत तेज की रोने लगता है, इतना कि उसकी रोने की आवाज एक चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है। तभी वो बच्चे के पास आती है और उसे घूरती है। चुड़ैल इस तरह से सुबोध को देखती है मानो उसे मुंह से कच्चा चबाकर खा जाएगी। क्या चुड़ैल ऐसे ही करने वाली है या फिर वो सुबोध की मदद करेगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? चुड़ैल, चुड़ैल, अरे भागो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बताओ क्यों रो रहे हो? मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। पक्का ना? आप मारोगी तो नहीं? अरे मैं सच में नहीं मारूंगी। बताओ तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रोए जा रहे हो? वो मुझे भूख लगी है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया और आश्रम वाले चाचा ने मुझसे काम कराया और बिना खाना खिलाया यहाँ से निकाल दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी। सुबोध की दुख भरी दास्तां सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी ममता उमड़ पड़ती है। इस बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ है, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे इसे खुश करना होगा। आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती हूँ। आंसू पोंछो अपने। ये कहते ही चुड़ैल अपनी जादू से इसके लिए खाना लाती है और इतना सारा खाना देखकर बच्चा कहता है, अरे वाह चुड़ैल आंटी, इतना सारा खाना मेरे लिए, मैं खाऊंगा इसको। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारा है, खाओ। ये सुनते ही सुबोध एक एक करके सारे पकवान, फल, जूस सब खाकर डकार मारता है। शुक्रिया चुड़ैल आंटी, मेरा तो पेट ही भर गया, पर अब मैं सोऊंगा कहाँ? वो सहवाग चाचा तो बहुत मारते हैं। अरे हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा का इंतजाम तो मैं करती हूँ। आओ मेरे साथ, डरो मत। नहीं चुड़ैल आंटी, मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत मारते हैं मुझे। अरे मुझ पर भरोसा रखो तुम। ये बोलते ही चुड़ैल एक कालीन पर उसके साथ बैठकर आश्रम पहुंच जाती है, जहां दरवाजा खटखटाने पर सहवाग दरवाजा खोलता है। अरे कौन इतनी रात में मेरी नींद हराम करने आ गया? अरे तू क्यों आया यहाँ? भगा दिया था ना मैंने तुझे, चल निकल। जैसे ही सहवाग सुबोध को हाथ लगाता है, वैसे ही चुड़ैल सहवाग के हाथों में आग लगा देती है। तभी वो तिल मिला उठता है। अरे 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 बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे मेरा हाथ जल गया, अरे अरे बचाओ मुझे। अरे वाह, मजा आ गया। अरे मेरा हाथ जलाकर हंसता है तू, अभी बताता हूँ तुझे। ये बोलकर सहवाग उसे फिर से धक्का देता है। तभी चुड़ैल उसका गला पकड़ते हुए कहती है, ये सड़ी हुई मछली के कांटे, अगर तूने इस बच्चे को आश्रम से निकाल दिया तो मैं तुझे कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। फिर पता है तेरा क्या होगा? बेहतर होगा कि तू इस बच्चे को इज्जत और प्यार से यहाँ रख, वरना जानता है ना तू। हाँ मैं समझ गया, मैं सुबोध को अब और परेशान नहीं करूंगा, ना किसी और बच्चे को। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं मारूंगा, सारे बच्चे खुश रहेंगे यहाँ, अब से सारे बच्चे खुश रहेंगे। सहवाग की बात सुनकर चुड़ैल सुबोध को वहीं छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद सुबोध चुड़ैल को ढूंढते हुए उसके पास आता है और वो कहती है, अरे सुबोध, तुम यहाँ कैसे? चुड़ैल आंटी, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आपके पास आ गया। क्या 2-4 दिन मैं आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये सुनकर चुड़ैल की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ दिन तक वो अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है, उसके साथ खेलती है, लोरी सुनाती है। चुड़ैल के साथ सुबोध को देखकर दूसरी चुड़ैल कहती है, ओहो, तो चंपा के साथ आश्रम में ये बच्चा रह रहा है।
अगर मैं इसकी असली माँ बनकर इसे अपने पास ले आऊं तो इस बच्चे को खा सकती हूँ। किसी को शक भी नहीं होगा मुझ पर। वो चुड़ैल अपना रूप बदलकर अपना लाचार मुंह बनाकर सुबोध के पास जाकर उसे गले लगाकर कहती है, अरे मेरा बच्चा, जिगर का टुकड़ा, कहाँ था तू? इतने दिन से मैं तुझे ढूंढ रही थी, फिर पता चला तू आश्रम से यहाँ आ गया है। और इस चुड़ैल के साथ क्यों रह रहा है तू? दूर हट, ये तुझे खा जाएगी। भला ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? इतने साल से कहाँ थी फिर तुम? मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। गुस्से में आकर मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैं आ गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। इस तरह से वो दोनों सुबोध का दोनों ओर से हाथ पकड़कर खींचने लगती हैं। वहीं गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों के खींचने से बच्चे के हाथ में दर्द होने लगता है। मुझे लग रही है। अरे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे छोटे से बच्चे को छोड़ दे। कौन सा तेरा बच्चा है? वो उसकी माँ उसे लेने आई है, जाने दे। सुबोध को दर्द हो रहा है, कहीं उसे लग गई तो छोड़ देती हूँ। क्या पता यही उसकी माँ हो। ना चाहते हुए भी चुड़ैल को गांव वालों के कहने में आकर सुबोध को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो उसे दर्द में नहीं देख पा रही थी। दूसरी चुड़ैल उस बच्चे को ले जाती है और रस्सी से बांध देती है। अगर आप मेरी माँ हो तो आपने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है और मुझे इतने सालों पहले क्यों नहीं लेने आई? अरे चुप कर, कितना बोलता है तू? मैं तेरी कोई मावा नहीं हूँ। मैं तो तुझे खाने के लिए उस चुड़ैल के पास से लाई हूँ। ये बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है कि तभी चंपा चुड़ैल सुबोध को ये देखकर उसे छुड़ाने के लिए वहाँ आ जाती है। वहाँ आकर वो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को मार डालती है। गांव वालों के सामने सुबोध को वो अपने गले लगाकर कहती है, देख लिया आपने अपनी लापरवाही का नतीजा। अगर आप सुबोध को चुड़ैल के हवाले न करती तो वो तो उसे खा ही जाती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, मुझसे रहा नहीं गया। हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था। हमें लगा कि वो उस बच्चे की माँ है। हाँ, हमें यही लगा था। और एक चुड़ैल होकर तुम्हारी ममता इतनी क्यों बढ़ा इस बच्चे के प्रति? क्योंकि मैं माँ बनते बनते रह गई। माँ बनने का सुख नहीं मिला। एक वक्त पहले मैं 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन मेरी देवरानी मुझसे इतनी चिढ़ती थी कि उसने मुझे धोखे से पपीता खिलाकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया और मेरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद घर वालों ने, गांव वालों ने इतने ताने दिए कि मैंने खुदकुशी कर ली। मैं अपने बच्चे को बहुत खिलाना चाहती थी और जब मैंने सुबोध को इस तरह रोते हुए देखा तो मेरी ममता उमड़ आई और फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके साथ खेलने लगी और जब उसे दर्द हुआ और जब वो चुड़ैल उसकी माँ बनकर आई तो मैंने सुबोध को उसे ले जाने दिया। अगर वो असली माँ होती तो वो उसे दर्द नहीं पहुंचाती। लेकिन तुम इस तरह से यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें जाना होगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वादा कीजिए आप सभी कि आप उसका बहुत ध्यान रखेंगे, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। गांव वाले चुड़ैल से वादा करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।